हेलो स्टूडेंट्स। आज आप जैसा बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है एनटीएससी। एनटीएससी एक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो ठीक से इसको देख लें, और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी जो मैं दे रहा हूँ उसको पूरी तरीके से लास्ट तक वीडियो को देख के प्लीज़ उसको समझ के लें पूरा। राइट। अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो वाई अग्रवाल लाइव जो ये यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर हम इस तरीके के वीडियो लगातार डालते रहते हैं, और कुछ सब्जेक्ट के भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलते हैं, कुछ एग्जाम्स की जानकारी भी मिलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप इसको शेयर कीजिए। जो भी पसंद आए वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे कि ये चैनल हमारा आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो लगातार आपको इस टाइप के और भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपका हमारा सहयोग कम से कम सब्सक्राइब करके करना बहुत जरूरी है, तभी हम आपके इस सहयोग से अपने चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सो डू सब्सक्राइब। राइट। देखते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम क्या है। स्टूडेंट्स, वैसे तो आपने बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, और हम सबका एक एक एम होता है कि हम किसी भी प्रकार से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाए। जैसे इंजीनियरिंग करने वाले का एक गोल होता है, एम होता है कि उसको ना आईआईटी में एडमिशन मिले। देश में 23 आईआईटी हैं, और भी नए आईआईटी खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने दिया हुआ है, उसके ऊपर काम चल रहा है। देश में एम्स के कुछ कॉलेज हैं मेडिकल के लिए, देश में नीट के लिए कुछ कॉलेजेस हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है, सभी स्टूडेंट का प्रयास रहता है इनफैक्ट, कि वो किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी इंजीनियरिंग या फिर डिग्री या इसकी मेडिकल की डिग्री ले सके और डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। लेकिन बीच उससे पहले क्या हो सकता है, हम डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे वो क्लास 12th के बाद देते हैं। लेकिन 12th से पहले हम अपने आप को कैसे चेक करें कि आखिर हमारी स्कॉलरशिप या यू कैन से इवन जो हमारा टैलेंट है वो कितना है, हम स्कॉलर हैं क्या। राइट। और उसमें अगर कुछ वीकनेस है तो उसको हम अभी रिपेयर कर सके। अगर हम क्लास 12th में जाके अपने आप को चेक करेंगे, हम अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, या फिर अपना जो साइंस और मैथ्स के अगर अपन स्कॉलर हैं तो उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, इसको हम 12th के बाद चेक करेंगे, तब तक समय निकल जाएगा। इसीलिए फाउंडेशन कोर्सेज आज की डेट में सबसे ज्यादा चलने वाले कोर्सेज बन गए हैं, बिकॉज फाउंडेशन कोर्सेज में स्कूल सिलेबस के साथ साथ आप भविष्य में आने वाले एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं। यू आर स्टडिंग फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द प्रेजेंट। प्रेजेंट में तो आपका काम चल ही रहा है, लेकिन आप फ्यूचर के स्कॉलर बन सके, इसके लिए आपकी अभी से तैयारी करवाने के लिए फाउंडेशन कोर्सेज हमारे वाई एकेडमी के माध्यम से भी लिए जाते हैं। तो आप इसके लिए भी हमसे अलग से मिलकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम जिसे हम एनटीएससी कहते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, उसकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम लेने के लिए इस एग्जाम को महाराष्ट्र में, अगर आप स्टेट लेवल की बात करें, दो लेवल में ये एग्जाम होता है, एक स्टेट लेवल और एक नेशनल लेवल। स्टेट लेवल पर ये हमारा महाराष्ट्र का जो हमारा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद जो है, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन MSCE के द्वारा दिया जाता है, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद जिसे कहते हैं। और नेशनल लेवल पर इसे NCERT ये काउंसिल उसको कंडक्ट करती है लेवल 2 एग्जाम को। तो इसके बारे में बात करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम ये समझना जरूरी है कि इस एग्जाम को लेने का पर्पस क्या था, एम क्या था, इस एग्जाम को क्यों करना है, ये गवर्नमेंट ने क्यों सोचा, व्हाट वाज द एम ऑफ दिस एग्जाम, एम ऑफ NTSC, इसका एम क्या है ये देखना है। तो हमारे देश में प्रतिभाशाली छात्रों की, टैलेंटेड स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है कि उनको वक्त पर पहचान नहीं पाते। अगर हम टाइमली अगर टैलेंटेड स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकें तो उनको एक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम देने के लिए, गवर्नमेंट की मदद देने के लिए ये एग्जाम को
किया जाता है और इस एग्जाम को 10th क्लास के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो हम बात करेंगे वो एलिजिबिलिटी के बारे में भी। तो एम मेनली ये था कि जिससे कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू फाइनेंशियल सपोर्ट टू टैलेंटेड स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर स्टडी। आपने अपने आसपास कई ऐसे बच्चों को देखा होगा जो टैलेंटेड तो बहुत थे, लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका वीक होने से, उनके माता पिता के पास उतना फाइनेंस सपोर्ट अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो आगे की स्टडी नहीं कर पाते, उनकी आगे की स्टडी बंद हो जाती है। तो वो 10वीं या 12वीं तक की एजुकेशन ले पाते हैं, उसके बाद अपना पढ़ाई बंद कर देते और अपना जो भी परिवार में काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है या फिर कहीं छोटा मोटा जॉब करके अपना काम चलाने लगते हैं। तो देश को नुकसान होता है। अगर हमारे नेशन में, देश में एक बच्चा भी टैलेंटेड अगर वेस्ट हो जाता है तो ये देश की बहुत बड़ी क्षति है, देश का बहुत बड़ा लॉस है, यू कैन से। तो उस लॉस को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 10वीं तक के स्टूडेंट को हम चेक कर सकते हैं क्या। वैसे तो 10वीं के नीचे भी और भी हमारे कुछ एग्जाम्स होते हैं, लेकिन आज हम एनटीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनटीएससी के लिए 10वीं तक के एग्जाम, 10वीं में जो एग्जाम होता है ये एनटीएससी का, इसलिए हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 10th क्लास में फाइनेंशियल सपोर्ट, जो 10वीं में बच्चा आ गया है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, जिससे कि वो आगे चल के 11th 12th अपना ग्रेजुएशन, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद पीएचडी, यानी आगे की स्टडी उसकी रुकनी नहीं चाहिए और हमेशा उसको इन सभी क्लासेस के दौरान गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो टैलेंटेड स्टूडेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए इस एनटीएससी नाम का एग्जाम बनाया गया, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि इसमें इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। मैं यहाँ पे ही लिख सकता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी मतलब ये कि एनी स्टूडेंट appearing in 10th स्टैंडर्ड, 10वीं का एग्जाम देने वाला कोई भी स्टूडेंट जो, हाँ, appearing in 10th फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि पिछली बार फेल हो गया हो फिर इस साल ट्राई कर रहा हो, उसके लिए नहीं है। टैलेंट तो नहीं बचा ना फिर अगर फेल हो गया तो इसके लिए एनी स्टूडेंट appearing in 10th फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, नंबर 1। दूसरी बात, सपोज उसकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बच्चे के बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से उसका एडमिशन लेट हो पाता है, तो फिर कुछ हो सकता है उसकी एज ज्यादा हो गई हो। जनरली 10वीं में देखें तो 15 ईयर्स का बच्चा 10वीं पास करता है नॉर्मली, कभी 15 का 14 भी हो सकता है, कभी 15 का 16 भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर एक आध साल और लेट हो गया हो तो उसकी एज जो है ना, ही शुड बी बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी उसकी उम्र किसी भी हालत में 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है एलिजिबिलिटी के लिए, कि वो कहीं पे वर्क नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट बी एम्प्लॉयड। मतलब ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ के काम पे लग गया है लेकिन 10वीं का एग्जाम दे रहा है, इसके लिए उसका उसने नाम लिखा दिया इस एग्जाम में, तो वो नहीं होना चाहिए। नॉट, शुड नॉट बी एम्प्लॉयड, शुड नॉट बी एम्प्लॉयड, कहीं पे जॉब नहीं होना चाहिए उसका। तो ये 3 अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हो तो आप ये एनटीएससी का एग्जाम दे सकते हो, राइट। तो ये प्राइमरी स्टेज की बातें थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को बच्चों की मदद के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए बनाया गया, नंबर 1। दूसरी बात, बच्चों को स्कॉलरशिप तो मिलेगी लेकिन कौन दे सकता है वो मैंने अभी एलिजिबिलिटी बताई। 10th क्लास में अपियर होने वाले कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। फिर हाउ टू फिल द फॉर्म,
इसका फॉर्म कैसे भरना है एग्जाम का? तो पहली बात तो इसका फॉर्म भरना है थ्रू स्कूल, थ्रू स्कूल। मतलब ये कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, जिस भी स्कूल से आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हो, उस स्कूल के माध्यम से ही आप उसका फॉर्म भरेंगे। एग्जाम्पल, हमारा ये वाई एकेडमी है सपोज, तो हम पर्टिकुलरली उसकी मदद तो कर सकते हैं कि स्कूल फॉर्म भरे, स्कूल की मदद कर सकते हैं, लेकिन वाई एकेडमी कैन नॉट फिल द फॉर्म, यानी कोई भी स्टूडेंट वाई एकेडमी के थ्रू फॉर्म नहीं भर सकता। हालांकि ये फॉर्म ना ऑनलाइन भरा जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है इसकी, ऑनलाइन ही की जाती है बल्कि, ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद में इसमें आपको फॉर्म भरते समय हाउ टू फिल द फॉर्म जो भरा है, आपका एक तो जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा आपकी कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी ऑब्लिक कास्ट सर्टिफिकेट उसके साथ में अटैच करना चाहिए। क्योंकि इस एग्जाम में जितना देश में जिस प्रकार से रिजर्वेशन लागू है हर फील्ड में, उसी प्रकार से ये एग्जाम में भी रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन का फायदा तभी मिलेगा जब आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है। कोई भी आके ये कह देगा कि मेरा ये कास्ट है, मेरी ये कैटेगरी है, वो मान्य नहीं होगा। जो भी गवर्नमेंट का रूल्स है उसके हिसाब से आपको उसका सर्टिफिकेट अटैच करना चाहिए। कैटेगरी कास्ट नहीं तो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है वो भी इसको भर सकते हैं। हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी इसी तरीके से कोई ना कोई कैटेगरी इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी चाहिए आपको। इसके बाद में ये आपके एग्जाम फीस का जो क्राइटेरिया है, एग्जाम फीस नॉर्मली ये 150 रुपए पर स्टूडेंट होती है। ये भी आपको ऑनलाइन ही भरनी है। इसके अलावा लेट फीस के भी, अगर मान लो किसी की डेट निकल गई है तो लेट फीस भी इसमें है। उसमें करीब करीब 100 रुपए लेट फीस है, कहीं 175 लेट फीस है, 250 रुपीज तक लेट फीस के बाद में आप ये अलग अलग डेट्स में भी, डेट निकलने के बाद भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। चौथी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो परीक्षा की जो डेट्स हैं, एग्जाम डेट्स, ये एग्जाम डेट्स ना नॉर्मली अगर कोई पेंडेमिक सिचुएशन नहीं है, कोई परेशानी का बात नहीं है, युद्ध की स्थिति नहीं है, या फिर कोई ऐसी कोई कैलेमिटी, नेशनल कैलेमिटी नहीं है, तो नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर एंड नॉर्मली मिड ऑफ मई, ये इसकी नॉर्मल डेट्स रहती है। कभी कभी यानी आप सेकंड जो है वो अप्रैल से लेके मई, इस समय पर नॉर्मली इसको कंडक्ट किया जाता है। तो दो स्टेप है इसके, आप देख रहे हो, पहला स्टेप है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर और दूसरा स्टेप है इसका मिड ऑफ मई या अप्रैल, अप्रैल मई में इसको एग्जाम डेट्स रखी जाती है। तो इसमें जो डेट्स हैं उसके अलावा कभी कभी जैसे अभी लास्ट ईयर कोरोना की सिचुएशन की वजह से ये एग्जाम दिसंबर में ढकेल दिया गया था और उसके बाद सेकंड लेवल की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। तो ये होता है, किसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, इसके लिए उसके बारे में भी तैयार रहना चाहिए आपको। इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है? इस एग्जाम का जो सिलेबस है, अभी पहले हम बात करते हैं, परीक्षा दो भागों में होती है, दो सेक्शन में, पहले वो बात कर लेते हैं। एग्जाम इन 2 लेवल्स। पहला लेवल जो है इसका वो रीजनल लेवल होता है। रीजनल लेवल का मतलब स्टेट लेवल, सभी स्टेट्स में अलग अलग इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है। तो पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो अभी हम महाराष्ट्र में हैं जैसे, तो महाराष्ट्र लेवल की परीक्षा पहली होती है। और इसको जो सिलेबस है एग्जाम, सॉरी सिलेबस की बात बाद में करने वाले, एग्जाम नेशनल लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट।
तो आपको पता ही है महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन MSCE इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी। और दूसरा जो लेवल रहेगा वो होगा नेशनल लेवल। नेशनल लेवल की परीक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अथॉरिटी यानी काउंसिल है NCERT, ये इस परीक्षा को कंडक्ट करती है। तो 2 लेवल में ये परीक्षा होने वाली है। अच्छा, इन दोनों लेवल की अगर बात करें तो इसका सिलेबस क्या होता है वो मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। इसका सिलेबस, इसके सिलेबस में जो ये पहला लेवल का जो परीक्षा है, तो टोटल चूंकि करने वाली स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो सिलेबस है यानी स्टेट बोर्ड का सिलेबस, सिलेबस ऑफ स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड बुक्स या स्टेट बोर्ड सिलेबस ऑफ 10th क्लास, स्टेट बोर्ड सिलेबस ऑफ नॉर्मली 9th एंड 10th क्लास होता है। ये 9th एंड 10th क्लास, ये 9th और 10th में जो सिलेबस स्टेट बोर्ड में पढ़ाया जाता है उसके ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड ये परीक्षा होने वाली है। और अगर अपन सेकंड लेवल की बात करें, सेकंड लेवल, तो वो परीक्षा का लेवल NCERT चूंकि करा रही है, तो फिर पूरा CBSE लेवल पर, CBSE सिलेबस ऑफ 9th एंड 10th। वैसे इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, नॉर्मली स्टेट बोर्ड भी NCERT के ही ज्यादातर चैप्टर्स को अलग फॉर्मेट में थोड़ा सा या थोड़ा सा उसके अंदर कुछ टॉपिक्स को चेंज करके सिलेबस लगभग करीब करीब वही होता है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना चाहिए अलग अलग दोनों सिलेबस रहने वाले हैं। अच्छा, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने टाइप के और कैसे होते हैं वो देखेंगे। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो पहला जो एग्जाम पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, ये होता है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं इसको। इसमें 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में करने के लिए दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन फॉर 120 मिनट, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होता है, फिर ब्रेक फॉर 1 आवर, और उसके बाद सेकंड पेपर होता है, और वो पेपर होता है सेट का, स्कोलोहस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हैं इसको। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो भी 120 मिनट में करने होते हैं। यानी जो इसका एग्जाम है वो 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं, एक मैट और दूसरा सेट, और दोनों में 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आपको उसके आधार पर ही इसको सॉल्व करना चाहिए। तो आप समझो 100 क्वेश्चन 120 मिनट, बीच में सांस भी लेनी है, तो इस हिसाब से लगभग आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है। सोच समझ के आपको उसका आंसर पिक करना चाहिए। तो ये रही एग्जाम की बात, और एग्जाम में जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता ही दिया कौन से बोर्ड का है। इसके अलावा उसमें भी आपके जो मार्किंग जो स्कीम है वो मैं आपको बता दूं। जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर मैट का, इसमें 100 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, अलग अलग, जिसमें कम से कम 25 चैप्टर्स होते हैं, उन सभी चैप्टर्स के ऊपर आधारित 100 के 100 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड पेपर में लेकिन आपको 13 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 13 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री, 14 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम सोशल साइंस। और इसमें भी 40 क्वेश्चन का भी बाइफरकेशन होता है। 16 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, जो कि सोशल साइंस का एक पार्ट मानी जाती है, 16 क्वेश्चन ऑफ जियोग्राफी, और 8 क्वेश्चन फ्रॉम, हाँ 40 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, फिर सिविक्स, इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं 8 क्वेश्चन के लिए। तो
13, 13, 40, 60 और 40, 100 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सेट नाम के इस पेपर में आते हैं, राइट। तो देखा जाए तो ये टोटल जिसकी हम साइंस, प्योर साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसका जो इसके अंदर दिया गया है टोटल सिर्फ 40 मार्क्स के लिए ही साइंस को इंक्लूड किया गया है, 40 मार्क्स। यानी स्टूडेंट सिर्फ साइंस में ही स्ट्रांग होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है। ये नेशनल टैलेंट सर्च का एग्जाम है, मतलब टैलेंट तो हर प्रकार का हो सकता है ना, सिर्फ साइंस में ही टैलेंट होगा बाकी आर्ट्स में नहीं होगा, कॉमर्स में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो किसी भी ब्रांच में कोई बच्चा जाएगा 10वीं के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सबसे ज्यादा अच्छी टेस्टिंग तो मेंटल एबिलिटी में ही हो रही है। आपकी बौद्धिक चाचनी जो है, मानसिकता कितनी स्ट्रांग है, आपका माइंड, दिमाग किसी भी पॉइंट पर किस तरीके से वर्क करता है, वो पूरी टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। फिर वो माइंड किसी भी ब्रांच में जाए, साइंस में जाए, आर्ट्स में जाए, कॉमर्स में जाए, ब्रेन तो ब्रेन ही रहेगा। इस तरीके का टेस्टिंग इसमें नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में किया जाता है, राइट। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके आगे फिर जो दिया गया है, जहां तक लैंग्वेज की बात है, मतलब कि आखिर वही इंग्लिश मीडियम में होगा तो हिंदी मीडियम में होगा, तो जनरली इंग्लिश मीडियम तो होता ही है एग्जाम का। इंग्लिश मीडियम के साथ में प्लस 7 अदर लैंग्वेजेस में भी ये एग्जाम होता है। 7 अदर लैंग्वेजेस मतलब अगर अपन महाराष्ट्र की बात करें तो इंग्लिश के साथ साथ हम मराठी ये ऑप्शन चुन सकते हैं। बाकी दूसरी गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, इस तरह तरीके की अलग अलग राज्य स्तर की जो भाषाएं होती हैं हमारे देश में, उनके हिसाब से ये एग्जाम का मीडियम चुना जा सकता है। तो हमारे लिए बेस्ट है इंग्लिश प्लस मराठी, ये हम मीडियम चुन सकते हैं, राइट। अब इंग्लिश मतलब इन सब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब में इंग्लिश आ जाएगा, सोशल साइंस मराठी में ले सकते हैं। तो यही आपने करना चाहिए बेसिकली। मीडियम के बाद में इसके सिलेक्शन पैटर्न कैसा है, ये अगर अपन देखें तो फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम होता है, फर्स्ट लेवल, तो आज मैं ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, सिर्फ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के फर्स्ट लेवल एग्जाम में टोटल सिलेक्शन लास्ट टू लास्ट ईयर जो डिसाइड किया गया था 774 स्टूडेंट का किया जाता है। टोटल 774 स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट से चुने जाते हैं। उससे पहले ये संख्या हाफ थी, 2 साल पहले। एक तो 2 साल से सिचुएशन भी खराब है कोरोना वगैरह की वजह से, और दूसरा जैसे ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि पहले 390 वगैरह कुछ स्टूडेंट लिए जाते थे, लेकिन अब 774 स्टूडेंट को सिलेक्शन किया जाता है। तो आप सभी के सेलेक्ट होने के चांसेस डबल हो चुके हैं, राइट। और ये 774 सिलेक्शन लगभग 90,000 स्टूडेंट में से होते हैं। पिछले से पिछले साल 90,000 स्टूडेंट इस एग्जाम में अपियर हुए थे, और उसमें से 774 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। फिर सारे स्टेट से अलग अलग कोटा है, किसी स्टेट, कोई छोटा स्टेट है तो उसका सिलेक्शन कम है, 300 400 ऐसे भी सिलेक्शन है। तो टोटल इस तरीके से आप 90,000 स्टूडेंट में महाराष्ट्र में अगर रहते हो तो 95 आप 1 लाख समझ सकते हैं, 1 लाख स्टूडेंट में से 774 स्टूडेंट का सिलेक्शन फर्स्ट लेवल में होगा। फिर सेकंड लेवल की अगर बात करें, फिर वो नेशनल लेवल आ गया। पूरे देश से अलग अलग राज्यों से चुन के जो बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे उनकी एक परीक्षा होगी सेकंड लेवल की, और उसमें से 2000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। 2000 स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड, स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड, और ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। दे विल गेट स्कॉलरशिप, राइट। तो ये स्कॉलरशिप पर मंथ बेसिस पर मिलती है, उसका बाइफर्केशन भी मैं आपको अभी दे देता हूं। जो स्कॉलरशिप का जो 11th 12th में अगर बच्चा है तो उसको 1250 रुपए पर मंथ मिलेंगे। फिर
ग्रेजुएशन यानी यूजी के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम ऐसे कोई कोर्सेज कर रहे हैं, इवन बीटेक, और आपके बैचलर डिग्री ऑफ मेडिकल की यानी जो डॉक्टर बनने के लिए किया जाएगी वो भी, उसमें आपको 2000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। अगर आप पीजी कर रहे हो उसके बाद एमए, एमएससी वगैरह, तो भी आपको 2000 रुपीज पर मंथ ही मिलेंगे। और उसके बाद में अगर आप पीएचडी और हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हो तो उसका क्राइटेरिया कुछ फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म। जो आपकी यूजीसी, जो सारी संस्थाओं के ऊपर एक रेगुलेटरी संस्था है यूजीसी, उसके हिसाब से, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं उसको, यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। तो वो भी मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार कुछ तो भी, या 5 हज़ार भी हो सकती है। पीएचडी के टाइम पे आपको इतनी स्कॉलरशिप दी जाती है। सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट को, ये अकेला फाइनेंशियली एक एस्पेक्ट है, लेकिन सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे हम सर्टिफिकेट, जिस पे लिखा रहता है एसेट ऑफ इंडिया, एसेट ऑफ इंडिया, ये सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट का बहुत अपना इम्पोर्टेंस है। जो भी, जिस भी इंटरव्यू में आप जाएंगे, जिस भी काम के लिए आप जाएंगे, जिस भी सिलेक्शन के बाद आप कहीं अपने पेपर्स दिखाने को जाएंगे एकेडमिक, तो ये सर्टिफिकेट आपकी परफॉर्मेंस या आपके सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एसेट ऑफ इंडिया हैं आप, और वही इस योजना यानी एनटीएससी एग्जाम का मूल एम भी है, मुख्य उद्देश्य भी है कि बच्चों को किस तरीके से टैलेंटेड स्टूडेंट को आगे लेके जाना है, वही आगे चल के देश की सेवा करेंगे। राइट। इसके अलावा कुछ एग्जाम के बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे या कुछ बच्चे लगातार पूछते हैं कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग किसी भी स्तर पर, राज्य स्तरीय यानी नेशनल स्टेट लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो, उसमें कोई मार्किंग नेगेटिव नहीं होती है। यानी आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। कभी कभी बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा होता है, बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ऑप्शन ये ठीक है या वो ठीक है, इस चक्कर में वो कंफ्यूज होके नेगेटिव मार्किंग के डर से सही ऑप्शन जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो जानता है उसको टिक नहीं कर पाता। तो वो बात भी यहाँ खत्म होती है। कोई नेगेटिव मार्किंग फिलहाल तक तो डिक्लेयर नहीं है, आगे भविष्य में अगर होगी तो वो और सूचना आपको मैं अपने इस वाई अग्रवाल लाइव चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। तो कीप ऑन वॉचिंग वाई अग्रवाल लाइव चैनल ऑल्सो। तो नो नेगेटिव मार्किंग इसमें है। फिर दूसरी बात, इसके अगर हम बात करें कि रिजर्वेशन का कैसा है, इसके अंदर रिजर्वेशन कोटा, रिजर्वेशन कोटा किस प्रकार से दिया गया है। तो कोई अगर एससी कैंडिडेट है तो उसको रिजर्वेशन में 15% सिलेक्शन का कोटा दिया हुआ है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 7.5% रिजर्वेशन है। फिर ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन कोटा है। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी स्पेशल 10% कोटा दिया गया है। तो सब मिला के ये 59.5% कोटा दिया हुआ है इसमें। अच्छा, इसके अंदर और भी जैसे हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड्स हैं, किसी प्रकार के और कोई वीकर सेक्शन है, तो उनको इसके अंदर और कोटे में कोटा दिया गया है। तो वो इसलिए आपका सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा 59.5% तो कोटे के लिए ही है, कैटेगरी वालों स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी बच गए कितने, 41 यानी 40.5% जो स्टूडेंट हैं वो जनरल कैटेगरी के इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। राइट। इसके अलावा ये तो सिलेक्शन का पैटर्न हो गया। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो उसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दिया गया है। जैसे क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जाम को, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए
जनरल स्टूडेंट को, यानी ये जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 32% मार्क्स लाने आवश्यक है। इससे कम अगर मार्क्स लाएंगे तो उनको एलिजिबल ही नहीं माना जाएगा। और 40% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट इनको चाहिए। तो इसमें भी फायदा आपका हो रहा है कि आप एटलीस्ट सेलेक्ट होने के लिए 32% तक जा सकते हैं। और जनरल कैंडिडेट को भी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, 40% मार्क्स ही लाने हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाइंग मार्क्स। जो स्टूडेंट 32% और 40% कैटेगरी के अनुसार जो भी है उसको ऊपर मार्क्स लाएंगे उनको एक कॉमन मेरिट लिस्ट में जगह मिल जाती है, कॉमन मेरिट लिस्ट। और इस कॉमन मेरिट लिस्ट में फिर ऊपर के 774 स्टूडेंट को क्वालिफाई माना जाएगा, राइट। और सब बातें तो इसमें हो ही चुकी हैं। मैं देखता हूँ कुछ और बात बची है क्या। हाँ, एक और अवार्ड किस तरीके से दिया जाता है वो भी आप समझ लीजिए। अवार्ड भी इसका बहुत स्पेशल है। जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो जाते हैं, ये देखिए, फर्स्ट राउंड या फर्स्ट लेवल सेलेक्टेड स्टूडेंट, उनको सर्टिफिकेट मिलता है। दे विल गेट सर्टिफिकेट, राइट। उसमें ये लिखा जाएगा कि एनटीएससी फर्स्ट लेवल क्वालिफाइड। सेकंड लेवल क्वालिफाई करने वालों के लिए खास बात है, सेकंड लेवल सेलेक्टेड स्टूडेंट, उनको एक तो स्कॉलरशिप मिलेगी हर महीने के साथ, जो मैंने अभी लिखी थी स्कॉलरशिप, प्लस सर्टिफिकेट ऑन 15 अगस्त बाय जो आपके मिनिस्टर होते हैं उस जगह के, जिस जगह पर आप रहते हो, पालक मंत्री, यू कैन से इवन राज्य स्तर के पालक मंत्री जो होते हैं उनके हाथ से 15 अगस्त को आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, राइट, पालक मंत्री के हाथ से। तो ये अपने आप में एक और भी सम्मान की बात होती है। पूरे जनता के सामने आपको 15 अगस्त के जैसे पावन अवसर पर, इंडिपेंडेंस डे पर आपको सर्टिफिकेट मिलके पालक मंत्री के हाथ से आपका गौरव बढ़ता है, आपका सम्मान किया जाता है। तो ये आप स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स के लिए ही गौरव की बात नहीं है, बाकी आपके पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत बड़ी गौरव की बात होती है। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स से अपील है कि वो एग्जाम को जरूर दें और अपने पालकों का, अपने पेरेंट्स का गौरव बढ़ाएं। एक बात, ये तो पूरी बात हो गई इस एग्जाम के बारे में। अब वाई एकेडमी आपके लिए क्या कर रही है एग्जाम के माध्यम से, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वाई एकेडमी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराएगी। प्रिपरेशन में आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में स्टडी करवाई जाएगी। कंप्लीट सिलेबस स्टडी होगी, यानी जो भी बताया गया था, जैसे मेंटल एबिलिटी की स्टडी हो गई, इसमें फिजिक्स की स्टडी हो गई, केमिस्ट्री की स्टडी हो गई, फिर बायोलॉजी की स्टडी हो गई, फिर मैथ्स की स्टडी हो गई, फिर उसमें सोशल साइंस की स्टडी है। तो वो सभी प्रकार की स्टडी के साथ साथ आपको 20 टेस्ट, 20 जिस तरीके के एक्चुअली में टेस्ट आते हैं, 20 टेस्ट फॉर मेंटल एबिलिटी, जो बढ़ के संख्या ज्यादा भी हो सकती है अगर छोटे छोटे टेस्ट की भी बात करें, और करीब करीब 20 टेस्ट सेट, यानी दोनों प्रकार के पेपर्स के 20-20 आप क्वेश्चंस के सेट के हिसाब से टेस्ट देंगे यहाँ पे। तो लगभग हर टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो 2000 क्वेश्चंस लगभग आप मेंटल एबिलिटी के प्रैक्टिस करते हो। फिर 100 क्वेश्चन इसमें भी अगर हर टेस्ट में देखे जाए तो 2000 क्वेश्चन सेट के, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट के आप ये को प्रैक्टिस करते हो, तो टोटल 4000 क्वेश्चंस का आपको सराव वाई एकेडमी के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी एनटीएससी की परीक्षा का एग्जाम की तैयारी करनी हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा नंबर आपके सामने लिख देता हूँ, 8055-848-222।
इस नंबर पे फ़ोन करके भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मेरा नाम योगेश अग्रवाल सर है। तो आई एम श्योर आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और वाई एकेडमी के माध्यम से हमसे जुड़े रहेंगे। आप अगर लातूर शहर में नहीं रहते हैं तो बाहर से भी इसकी तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन। हमारे चैनल के माध्यम से, हमारा ऑनलाइन पोर्टल भी है, उसके माध्यम से आप इसकी तैयारी लगातार कर सकते हो। तो चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको जो इसको देख रहे हैं वो तो देखें ही, और जो नहीं देख रहे हैं वो भी, उन तक अगर सूचना पहुंचे तो वाई अग्रवाल लाइव इस चैनल के माध्यम से आप यूट्यूब पर हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है वो IIT टेस्ट सीरीज ये नाम से भी एक वेबसाइट है .com, इससे जुड़ सकते हो। इसके अलावा एक हमारी वेबसाइट ntscpoint.com, इससे भी आप, ये हमारी वेबसाइट का नाम है, इससे भी जुड़ सकते हो ntscpoint.com। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हम सभी आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी उनको आपको प्रॉपरली आपका उसका सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी NTSC। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।